हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, बहुत ही अच्छे एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जहां से आप हर रोज़ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का मौका मिलता है। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऐसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाके डिस्कशन करता है, ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक का डिस्कशन करता है, जिससे कि आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। द सक्सेस पॉइंट @ ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है दोस्तों। हम आपको सफलता दिलाने के लिए हर कदम, हर प्रयास करेंगे दोस्तों। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपको दिल लगा के मेहनत करनी है। जितना अच्छी आपकी लगन होगी, जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी, सफलता उतनी बड़ी आपको हासिल होगी दोस्तों। तो एक-एक स्टेप जिस तरह से सीढ़ी पर एक-एक कदम चढ़ते हैं, उसी प्रकार से अगर आप धीरे-धीरे प्रयास करते रहेंगे, तो आप यकीन मानिए एक दिन सिलेक्शन आपका हो के रहेगा दोस्तों, ये मेरा दावा है। क्योंकि जितनी अच्छी मेहनत, जितना धैर्य और जितना आत्मविश्वास आपके अंदर होगा, उतनी जल्दी आपको सफलता प्राप्त होगी। द सक्सेस पॉइंट @ से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, रात के 8:05 हो चुके हैं और समय हो चुका है हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को देखने का। और हिस्ट्री के अंतर्गत अब जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है। इससे पहले हम लोगों ने आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्नों को देखा है और आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्नों को। आइए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अलप्तगीन का उत्तराधिकारी था जिसने गजनी पर कब्जा कर लिया। बात समझ में आई दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलप्तगीन का उत्तराधिकारी था जिसने गजनी पर कब्जा कर लिया था। आपका विकल्प क्या है? महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, सुबुक्तगीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। विकल्पों के आधार पर उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा कि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं और अक्सर आपके प्रश्न क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रही है? फटाफट से चैनल से जुड़िए और प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाइए। प्यारे दोस्तों, उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन अलप्तगीन का उत्तराधिकारी था जिसने गजनी पर कब्जा कर लिया था? तो इसका उत्तर होगा सुबुक्तगीन दोस्तों। सुबुक्तगीन जो है वो अलप्तगीन का उत्तराधिकारी था जिसने गजनी पर कब्जा किया था। अलप्तगीन गजनी के राज्य की स्थापना करने वाला था। उसके बाद उसका दामाद सुबुक्तगीन उसका उत्तराधिकारी बना जिसने गजनी पर अधिकार किया और साम्राज्य को मजबूत किया। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प सही हो जाएगा और सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इल्तुतमिश का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था। इल्तुतमिश का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? आपके विकल्प हैं नसरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्तान, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। प्रश्नों को देखिए दोस्तों और उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। इल्तुतमिश का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? नसरुद्दीन महमूद, रजिया सुल्ताना, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। तो इल्तुतमिश का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। उसके बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसका शासन अल्पकालिक रहा और उसके बाद रजिया सुल्ताना को शासन के लिए राजगद्दी पर बैठाया गया। तो इल्तुतमिश का तत्काल उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन था दोस्तों? रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसका सही उत्तर होगा और सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें एक चीज़ जान लीजिए, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 में प्यारे दोस्तों। कब हुई थी? 1236 में। अगला प्रश्न पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासन काल में सोने के सिक्के या दीनार लोकप्रिय हुए थे? प्रश्न क्या है? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में सोने के सिक्के या दीनार लोकप्रिय हुए थे? आपके विकल्प क्या हैं? जलालुद्दीन खिलजी,
अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, प्यारे दोस्तों पर यहाँ पे औरंगजेब होगा, याद रखिएगा, और उसके बाद होगा फिरोज शाह तुगलक। तो उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में सोने के सिक्के या दीनार लोकप्रिय हुए थे? विकल्प क्या है? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे तुगलक भी छूट गया है दोस्तों, तुगलक होगा ये। तो बता दूं दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आर्थिक सुधारों के तहत सोने के दीनार, चांदी के जीतल आदि सिक्कों का प्रचलन हुआ था। उसने व्यापार और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया था। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में सोने के सिक्के या दीनार लोकप्रिय हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। किसके समय में था प्यारे दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था प्यारे दोस्तों, वो चला था 1216 से लेकर के 1316 तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर का पहला राजा था जिसने अपनी सेना में मुसलमानों को शामिल किया था? या ऐसे भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि अपनी सेना में मुसलमानों को शामिल करने वाला विजयनगर का पहला राजा कौन था या पहला सम्राट कौन था? आपका विकल्प है हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्णदेव राय। तो फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विजयनगर का पहला राजा था जिसने अपनी सेना में मुसलमानों को शामिल किया था? आपके विकल्प क्या हैं? हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय। तो प्यारे दोस्तों, देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का ऐसा शासक था जिसने पहली बार मुसलमान सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती किया और उन्हें प्रशासनिक पद भी दिया था। इससे उसकी सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? देवराय द्वितीय इसका उत्तर होगा, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देवराय द्वितीय का शासनकाल कितने समय से कितने समय तक था? तो ये है 1422 से लेकर के 1446। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? प्रश्नों को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? आपके विकल्प क्या हैं? हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, अच्युत देव राय और कृष्णदेव राय। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में। किसके दरबार में दोस्तों? कृष्णदेव राय के दरबार में। डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उनके दरबार में 8 महान विद्वान और कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें प्रमुख कौन कौन से थे? अल्लासानी पेदेन, नंद तिमन्ना और तेनालीराम। ठीक है दोस्तों, और अगर कृष्णदेव राय के शासन की हम बात करें तो इनका शासन था 1509 से लेकर के 1529 ईस्वी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? हुशंग शाह ने हाथियों के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? हुशंग शाह ने हाथियों के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? आपके विकल्प क्या हैं? उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों कि हुशंग शाह ने हाथियों के लिए किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो हुशंग शाह मालवा सल्तनत का शासक था। इसका समय क्या था? 1405 से 1435। और इसने आक्रमण कहाँ पर किया था हाथियों के लिए? उड़ीसा पर किया था, ताकि वहाँ से हाथियों को प्राप्त किया जा सके, क्योंकि उड़ीसा उस समय अपने युद्धक हाथियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। तो हुशंग शाह ने हाथियों के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में
दीवाने अर्ज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विकल्प क्या है? राजस्व विभाग, दास विभाग, सैन्य विभाग, समारोह विभाग। बात समझ में आ रही दोस्तों? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवाने अर्ज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज की बात करें तो दीवाने अर्ज का गठन किया था बलबन ने। किसने किया था दोस्तों? बलबन ने किया था। ठीक है, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे और विकसित किया था। यह विभाग सेना की भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण और रख रखाव से संबंधित था। इसके प्रमुख अधिकारी को अर्जमुखी कहा जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, इनके जो प्रमुख अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? अर्जमुखी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अर्जमुखी कहा जाता था। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही होगा दोस्तों? ये एक प्रकार का कौन सा था? सैन्य विभाग था। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम निम्नलिखित में से किस संत की सहायता से हिंदू धर्म में वापस लौटे थे? विकल्प है वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, विद्यारण्य और माधवदेव। हरिहर प्रथम और बुक्का राय जो प्रथम थे, किस संत की सहायता से हिंदू धर्म में वापस लौटे थे? आपके विकल्प हैं वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, विद्यारण्य और माधवदेव। तो हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1336 में की थी। ठीक है, प्रारंभ में इस्लाम स्वीकार कर चुके थे, बाद में संत विद्यारण्य की प्रेरणा से वे पुनः हिंदू धर्म में लौट आए थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विद्यारण्य। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? आपका विकल्प क्या है? राजनाथ डिंडीमा द्वितीय, चतु विठलनाथ, पुरंदरदास, उपरोक्त में से कोई नहीं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? किसे कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? राजनाथ डिंडीमा द्वितीय, चतु विठलनाथ, पुरंदरदास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? पुरंदरदास। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, क्या बात समझ में आ रही है कि कर्नाटक संगीत का जनक जो है पुरंदरदास को माना जाता है। पुरंदरदास का समय क्या था? 1484 से 1564 ईस्वी। उन्होंने संगीत को व्यवस्थित रूप दिया था। सरली वरिसाई, जटा वरिसाई और अलंकार जैसे अभ्यासों की रचना की थी। वे कर्नाटक संगीत परंपरा के प्रारंभिक और महान संगीतकारों में से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन उन 4 प्रांतों में से नहीं था जिनमें बहमनी साम्राज्य विभाजित हुआ था? आपके विकल्प क्या हैं? दौलताबाद, बीदर, बरार, मैसूर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उन 4 प्रांतों में से नहीं था जिनमें बहमनी साम्राज्य विभाजित हुआ था? विकल्प क्या है? दौलताबाद, बीदर, बरार, मैसूर। प्यारे दोस्तों, बहमनी साम्राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से 4 प्रमुख प्रांतों में बांटा गया था। पहला दौलताबाद था, दूसरा बीदर था, तीसरा बरार था और चौथा जो था वो गुलबर्गा था। चौथा क्या था दोस्तों? चौथा था गुलबर्गा। ठीक है दोस्तों, चौथा क्या था? गुलबर्गा। तो गुलबर्गा नहीं है, यहाँ पे दे रहा है मैसूर, और मैसूर ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो बहमनी साम्राज्य द्वारा विभाजित नहीं था। ठीक है दोस्तों, डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किसे शेख उल इस्लाम का पद प्रदान किया था? बात समझ में आई? प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम का पद प्रदान किया था? विकल्प है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, ख्वाजा हुसैन नागौरी को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को या फिर निजामुद्दीन औलिया को। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किसे शेख उल इस्लाम का पद प्रदान किया था? तो सुल्तान इल्तुतमिश ने
प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान की थी। वे चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संतों में से एक थे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। याद रखिएगा, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे वो किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और इनकी दरगाह दिल्ली के महरौली में स्थित है। याद रखिएगा। तो इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम पद प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को प्रदान किया था। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ठीक है। और अगर बात करें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ है, तो ये दिल्ली के महरौली में है। कहाँ है? महरौली में है। ठीक है, यानी कि दिल्ली में है। दो तरीके से आप प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे मौलाना के नाम से भी जाना जाता था? निम्नलिखित में से किसे मौलाना के नाम से भी जाना जाता था? विकल्प क्या कह रहा है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, जलालुद्दीन रूमी को, निजामुद्दीन औलिया को। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात कर लिया जाए कि मौलाना की, तो याद रखिएगा वे मौलाना किनको कहा जाता था? तो जलालुद्दीन रूमी को कहा जाता था। किनको कहा जाता था? जलालुद्दीन रूमी को कहा जाता था। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न के एतबार से। और अगर इनकी बात कर लें तो इनका काल था 1207 से 1273। कितना था? 1207 से 1273 इनका समय काल था दोस्तों। ठीक है। वे प्रसिद्ध फ़ारसी कवि, दार्शनिक और सूफ़ी संत थे। उनकी जो प्रसिद्ध कृति थी वो मसनवी ए रूमी थी। सूफ़ी दर्शन का एक अमूल्य ग्रंथ है और उनके अनुयायी मेलेवी सिलसिला के नाम से प्रसिद्ध हुए। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है प्यारे दोस्तों? निम्नलिखित में से किस सूफ़ी फ़कीर का परिवार मूल रूप से बुखारा से था? निम्नलिखित में से किस सूफ़ी फ़कीर का जो परिवार था वो मूल रूप से बुखारा से था? विकल्प क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन या फिर निजामुद्दीन औलिया दोस्तों। अगला है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखिए, शेख निजामुद्दीन अलग है, निजामुद्दीन औलिया अलग हैं दोस्तों। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो परिवार था वो मुख्य रूप से बुखारा यानी मध्य एशिया से संबंधित था। बाद में वे भारत आए और दिल्ली में बस गए। वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और इल्तुतमिश द्वारा उन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो परिवार मुख्य रूप से बुखारा से संबंधित था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पुराना किला परिसर के अंदर एक अष्टकोणीय इमारत शेर मंडल निम्नलिखित में से किसके पुस्तकालय के रूप में कार्य करती थी? समझ में आ रही दोस्तों? पुराना किला परिसर के अंदर एक अष्टकोणीय इमारत जो थी शेर मंडल जिसको कहा जाता था, किसके पुस्तकालय के रूप में कार्य करती थी? हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी और शाहजहां। तो प्यारे दोस्तों, पुराना किला परिसर के अंदर जो अष्टकोणीय इमारत शेर मंडल था वो हुमायूं के पुस्तकालय के रूप में कार्य करती थी और इन्हीं के सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। शेर मंडल जो दिल्ली में पुराना किला है ये शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित कराया गया था, लेकिन बाद में मुग़ल सम्राट हुमायूं ने अपने पुस्तकालय के रूप में इसका उपयोग कर लिया था। उत्तर क्या हो जाएगा? हुमायूं, यानी ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत के शासनकाल के दौरान पूरा किया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत को किसके शासनकाल के दौरान पूरा किया था? विकल्प क्या है? हुमायूं, शेरशाह सूरी, इस्लाम खान, अकबर। तो दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी प्रसिद्ध सूफ़ी रचना पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में, कब?
1540 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के शासनकाल में पूरा किया था। कौन से में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अवधी भाषा में। इस भाषा में तो ये अवधी भाषा हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट के पश्चिमी तट पर उतरा तो कर्नाटक पर किस राजवंश का शासन था? संगम राजवंश, तुलु राजवंश, अराविदु राजवंश और सलुआ राजवंश। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों कि 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था तो उस समय सलुआ राजवंश का शासन था। किसका था? सलुआ राजवंश, यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि बीजापुर सल्तनत के किस सम्राट ने मुग़ल सम्राट अकबर के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे? विकल्प क्या है? यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह द्वितीय, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह प्रथम। बीजापुर सल्तनत के किस सम्राट ने मुग़ल सम्राट अकबर के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया था? तो जिस मुग़ल सम्राट यानी अकबर के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले बीजापुर सल्तनत के जो सम्राट थे उनका नाम था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन था पहले दोस्तों? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा पहले दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर इब्राहिम आदिल शाह की बात करें तो इनका समय क्या था? 1580 से लेकर के 1627। अगला प्रश्न क्या है? दिलावर खां के समय मालवा की राजधानी क्या थी? धार, बिरहा, मुनाद, ककूबिना। तो दिलावर खां के समय मालवा की राजधानी धार थी। क्या थी दोस्तों? धार थी। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। दिलावर खां धूरी ने 1401 ईस्वी में मालवा सल्तनत की स्थापना की थी। उनकी राजधानी धार थी, लेकिन उसके जो पुत्र थे हुशंग शाह ने बाद में राजधानी को धार से मुनाद स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, जयदेव के गीत गोविंद पर टिप्पणियाँ किसने लिखी? कुंभा, गजानन, प्रताप सिंह, वीरवराज बाला। समझ में आ रहा है दोस्तों प्रश्न? जयदेव के गीत गोविंद पर टिप्पणियाँ किसने लिखी थी? प्रश्न है कुंभा, गजानन, प्रताप सिंह, वीरवराज बाला। तो जयदेव के गीत गोविंद पर टिप्पणियाँ जिसने लिखी थी वो था कुंभा। कुंभा ने लिखी थी दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कुंभा जो है वो मेवाड़ के राजा थे। ठीक है, और साथ ही साथ संगीतज्ञ भी था और विद्वान भी था। उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर संस्कृत में टीका लिखा था। किसमें? संस्कृत में लिखा था, याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है, इन्होंने संगीत राज और संगीत माला भी शामिल है इनकी ग्रंथ जो इन्होंने रचित की है, जिसकी किसकी रचना की है? संगीत राज और संगीत माला। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान काजी फजीलत थे बंगाल के काजी, अफगान साम्राज्य का मुख्य काजी, बंगाल का गवर्नर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बंगाल का गवर्नर। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक भारत आया था? विकल्प क्या है? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय प्रथम और कृष्ण राय द्वितीय। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में
फ़ारसी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक़ भारत आया था? तो देव राय द्वितीय के समय में आया था। किसके समय में आया था? देव राय द्वितीय के समय में आया था। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? टूका-रोई का युद्ध कब लड़ा गया था? विकल्प है 1532 में, 1546 में, 1565 में या फिर 1575 में। तो प्यारे दोस्तों, टूका-रोई का युद्ध 1575 में लड़ा गया था अकबर और दाऊद खां खर्रानी के बीच में। ठीक है, तो ये कब लड़ा गया था? 1575 में। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये युद्ध जो है वो कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब आसफ़ खां के नेतृत्व में मुग़ल सेना ने गढ़ कटंगा पर हमला किया तो उस राज्य पर किसने शासन किया? संगम शाह, दलपत शाह, दुर्गावती, जूझार सिंह। तो उस समय जिन्होंने शासन किया उसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? उनका नाम क्या था? तो उसका उत्तर है रानी दुर्गावती, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मुग़ल सम्राट अकबर के आदेश पर उसके सेनापति आसफ़ खां ने 1564 में गढ़मंडला पर आक्रमण किया था। रानी दुर्गावती ने वीरतापूर्वक युद्ध किया लेकिन पराजय के बाद उन्होंने आत्म बलिदान यानी जौहर कर लिया। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली और कुशल राजा कौन था? इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, छेदी लक्ष्मी, कृष्ण तृतीय। तो प्यारे दोस्तों, राष्ट्रकूट साम्राज्य की बात करें तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली जो शासक था वो कृष्ण तृतीय था। कौन था? कृष्ण तृतीय। तो आपका बी विकल्प प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, इनका शासनकाल चला था 939 से 967 ईस्वी के बीच। ठीक है, और ये प्रश्न भी क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, मुअलिजात, इल्मुल अतफ़ाल, इल्मुल जराहत, इल्मुल कबालत व अमराजे निस्वान शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यूनानी चिकित्सा पद्धति से, अरबी अंक प्रणाली से, अरबी ज्योतिष प्रणाली से या जनजातीय भाषा से? मुअलिजात चिकित्सा से संबंधित है, इल्मुल बाल रोग विज्ञान से और इल्मुल जराहत शल्य चिकित्सा से। इल्मुल कबालत या अमराजे निस्वान सूती रोग स्त्री रोग विशेषज्ञ से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यूनानी चिकित्सा पद्धति। तो आपका ए विकल्प प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने ना पाए। फिर मिलेंगे इसी समय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।